Hello guys, today we'll discuss about the principle of electrical energy. There are 10 assignment questions. Again, now let's start. First, we say about assignment is the first question is what is the difference? State and explain KCL and KVL. So you see the written it is KCL, Kirchhoff's current law, is the algebraic sum of the current meeting at a junction in an electric circuit is zero. Definition ये है is zero. What is algebraic sum क्या होता है? So the one which is the sign of the quantity is taken into account. मतलब किसी भी क्वांटिटी के साथ साइन के साथ अगर उसको हम लोग काम करते हैं तो उसको algebraic sum बोलते हैं. ये इसका एग्जांपल KCL का. और फिर नेक्स्ट the sum of incoming current is equals to the sum of outgoing current. His hence Kirchhoff's law current law may be started under the sum of current flowing towards any junction in electrical circuit is equals to the sum of current flowing away from the junction. This is a basic definition. अगर ये सवाल 5 नंबर का या 7 नंबर का आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा. 3 नंबर का आता है तो आधा. बस ये डायग्राम एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और इन दोनों डेफिनेशन में से कोई एक डेफिनेशन चलेगा. फिर आता है केवीएल में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. It is in the closed. It is very important that Kirchhoff's voltage law is only applied in closed electrical circuits. It is also known as mesh and mesh law. So the algebraic sum of all the electromotive forces, EMFs, and voltage drops in a resistor is equals to zero. This is the basic law. बाकी सब बेकार है. और ये एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जांपल, बस ये एग्जांपल और यहाँ तक डेफिनेशन ये लिखने पे 3 नंबर. और इन दोनों में से कोई डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिखने का 3 नंबर. बस 3 नंबर के लिए इतना ही लिखते हैं. 5 नंबर के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, 7 नंबर के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा भी लिखना पड़ेगा. सो एक्सप्लेन वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज. ये क्वेश्चन अगर कम का आया, मतलब 3 नंबर का आया, तो इसमें हम लोग को बहुत कुछ कम लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर का आया तो उसके हिसाब से आंसर लिखा हुआ है. सो फर्स्ट इज वोल्टेज सोर्स. So it is a two terminal device whose voltage at any instant of time is constant and is independent of current drawn from it. मतलब अपने से बना के कुछ भी लिख दो. ये तो मेरे को पता था, मैं लिख दिया. तो वोल्टेज सोर्स दो तरह का होते हैं. एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. सो व्हाट इज आइडियल वोल्टेज सोर्स? एंड आइडियल वोल्टेज, दिस इज वोल्टेज, दिस इज कीवर्ड V/G is voltage and SCR is source. आपको आगे भी ये सब वर्ड्स मिलेंगे. An ideal voltage source is called constant voltage source. It is one that maintains a constant terminal voltage no matter how much current is drawn from it. So ये ideal voltage source का सिंबल है. ये उसका यूज एक सर्किट में और ये उसका ग्राफ. ये तीन आप बना दोगे आपको फुल नंबर मिलने वाला है. आइडियल वोल्टेज सोर्स बेसिकली है क्या? एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसको हम लोग आइडियल मानते हैं. आइडियल किसको मानते हैं? जिसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, जिसके पास करंट को रोकने के लिए कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो. यहाँ लिखा हुआ है एन आइडियल करंट वोल्टेज सोर्स इज जीरो एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस सो दैट उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप ना आए, और हम लोग आइडियल कंडीशन मानते हैं. वो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स. सेकंड इज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन आइडियल वोल्टेज सोर्स. सो बेसिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स इज अ हाइपोथेटिकल कांसेप्ट. हम लोग उसको अपने प्रॉब्लम्स में यूज करते हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम सिंपल हो जाए, बस और कुछ नहीं. तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस काउज करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को फॉल ड्यू टू फॉल इन करंट, ड्यू टू फ्लो इन करंट का टर्मिनल वोल्टेज को फॉल करने में फॉल करते हैं. इसीलिए उसको इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें होते हैं. इसीलिए प्रैक्टिकल उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स. सो अ रियल वोल्टेज सोर्स और अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स दोनों एक ही नाम है, यहाँ लिखा हुआ है. It is because all real voltage source have internal resistance. A real voltage source can be represented by an ideal voltage source in series with internal resistance. So एक रियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग आइडियल
मतलब एक सिंपल एक आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग रियल बना सकते हैं उस उनके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा के। और ये हो गया उसका ग्राफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट हमेशा रहता है। फिर आता है आइडियल करंट सोर्स पे। So ideal current source, an ideal current source, also called constant current source, is one which supply the same current to any resistance connected across its terminals. ये उसका सिंबल, ये उसका ग्राफ, ये उसका सर्किट में यूज। और ये आ गया उसका रिप्रेजेंटेशन कि ये जो एरो है ये क्या डिनोट करता है। द above figure shows the representation of an ideal current source. The arrowhead shows the direction of the current produced by the source. Now let's talk about practical source of current. An ideal current source cannot be constructed because a real current source always has some internal resistance that causes the current to draw if the voltage developed across the terminal becomes sufficiently large. मतलब आप इतना समझो कि जैसे इसमें आइडियल करंट सोर्स था, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस कितने होते हैं? इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होते या नहीं होते बताओ? नहीं होते। इंटरनल रेजिस्टेंस होते या नहीं होते? नहीं होते। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग आइडियल करंट सोर्स के पैरेलल में लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैन बी रियलाइज्ड बाय कनेक्टिंग एन आइडियल करंट सोर्स पैरेलल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेसिकली एक सर्किट दिया हुआ है जिसको किरचॉफ्स लॉ से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये रहा उसका सॉल्यूशन। ये रहा उसका सॉल्यूशन। आप चाहे तो पीडीएफ ले सकते हैं इसका, पीडीएफ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। कुछ ज्यादा अहेड हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर यूजिंग नोडल एनालिसिस। ओके, नोडल एनालिसिस के थ्रू हम लोग को निकालना था। तो सबसे पहले क्या किए, दो करंट सोर्स, तो V1 का वैल्यू, क्योंकि ये ब्रांच, क्योंकि ये जो ब्रांच है इसमें 20 वोल्ट का वोल्टेज है, 20 वोल्टेज है, तो इसके पैरेलल में जो ब्रांच, ये ब्रांच होगा, उसमें भी 20 वोल्ट का 20 वोल्ट होगा उसका पोटेंशियल। तो V1 का जो वैल्यू हुआ वो 20 वोल्ट हो गया। अब हम लोग को टू एट पॉइंट टू वी अप्लाई केसीएल। पॉइंट टू में हम लोग केसीएल लगाए, पॉइंट टू ये है, पॉइंट वन ये है, पॉइंट टू ये, पॉइंट टू में केसीएल लगाए। पॉइंट टू से इक्वेशन दिख रहा है I5 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। अब इक्वेशन में पुट किए, पुट करने का तरीका पता है। I5 का वैल्यू 4 है, फिर I3 का वैल्यू, I3 दिस इज I3, I3 इज 20 माइनस V2 अपॉन बीच का रेजिस्टेंस 10। यही लिखा है 20 माइनस V2 अपॉन बीच का रेजिस्टेंस 10। और I4 का वैल्यू 20, I4 का वैल्यू होता है V2 माइनस, ये रेफरेंस के लिए हम लोग जीरो मानते हैं, V2 माइनस जीरो अपॉन 20। दिस इज V2 माइनस जीरो अपॉन 20। सॉल्व करने पे आ रहा है V2 इज इक्वल टू 40 और करंट थ्रू 2 ओम 20 ओम रजिस्टर आ रहा है 2 एम्पियर्स। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 5। तीन क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 5 में, आप देख सकते हैं इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द लोड्स। 6 लैम्प ऑफ 40 वॉट्स ईच वर्किंग फॉर 4 आवर्स पर डे, 2 फ्लोरोसेंट्स। क्वेश्चन ये है। सो क्वेश्चन में बेसिकली क्या बोल रहा है कि 6 लैम्प से 40 वॉट के 4 घंटे चल रहे हैं। 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं 125 वॉट के, 2 घंटे पर डे चलते हैं। 1000 वाट का हीटर है जो कि 3 घंटे चलता है एक दिन में। ईच करंट अगर 70 पैसा पड़ता है हम लोग को अगर एक यूनिट का, ईच यूनिट, व्हाट विल बी द करंट बिल ऑफ द मंथ ऑफ जून। सो जब भी ऐसा कुछ आता है मंथ ऑफ जून, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मंथ ऑफ जून में डेज कितने होते हैं। तो जून में 30 डेज होते हैं, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये याद क्या रखना है, तो सबको पता ही होता है। सो इसमें जब भी पावर निकालने का अ, कुछ हो क्वेश्चन में, तो 3 फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। P is equals to V I T, P is equals to I square R T और P is equals to V square upon R into T। 1 किलो, ये भी एक इंफॉर्मेशन याद रखना चाहिए कि 1 किलो वोट आर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट।
तो अब जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, उसको कंबाइन करके लिखते हैं। ओके, सो सिक्स लैम्प ऑफ 40 वॉट्स, 6 लैम्प ऑफ 40 वॉट्स, तो 6 into 40 कितने घंटे चला? 4 घंटे चला। ये फॉर्मूला लग रहा है, वीआईटी वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो 6 into 40 into 4 प्लस ये टू फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, टू फ्लोरेसेंट ट्यूब्स है, 2 into 125 इंटू 2 घंटे चल रहा है तो 2, प्लस 3 into 1000। तो ये करने के बाद ये करने के बाद 4.46 यूनिट पर डे आता है, इसको सब कैलकुलेट करने पे 4460 वाट आता है। उसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट किए, यानी कि जो 1000 से डिवाइड किए तो 4.46 किलो वाट पर आवर आया। अब उसको किलोवाट पर आवर को भी हम लोग देखें, किलोवाट पर आवर को हम लोग 1 यूनिट लिख सकते हैं, यानी कि 4.46 यूनिट पर डे के लिए आया। अब हम लोग को ये पता है क्वेश्चन में कि एक एक यूनिट के लिए 70 पैसा होता है, तो 4.46 यूनिट्स के लिए इतने पैसे होंगे, यानी कि पर डे का पैसा निकल गया। अब इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक दिन का इतना निकला तो 30 दिन का इतना निकलेगा। एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है तो इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो, रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड कर दो, किससे? 100 से। आ जाएगा 93.66 rupees. Let's move ahead. You can take screenshot तो ले ही लिए होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ohm रजिस्टर। सो बेसिक वही अप्रोच है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट लूप 1, सबसे पहले तो लूप 1 निकाले, लूप 1, फिर लूप 2 के लिए, फिर लूप 3, 3 इक्वेशन आया, 3 मैश है, 3 इक्वेशन आएगा, तीनों को सॉल्व किए, देखो यहाँ आंसर आ गया I1 I2 I3। और 4 ओम का रेजिस्टर निकालने के लिए हम लोग को ये मतलब I1 का वैल्यू पुट किए। सो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए थे, तो इसीलिए हम लोग का करंट का वैल्यू नेगेटिव आया। इसका मतलब हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सही डायरेक्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, फाइंड द करंट इन 2 ohm resistance in the following loop using loop analysis method. You can take screenshot of it. बेसिक वही अप्रोच है, लूप एनालिसिस मेथड से हम लोग किए। फर्स्ट लूप इसको माने, सेकंड लूप इसको माने, दोनों को सॉल्व किए, 2 इक्वेशन आया, सॉल्व किए। फिर 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए निकालना चाहे तो I1 माइनस I2 कर दिए तो 3 एम्पियर आ गया 2 ओम रेजिस्टेंस का करंट। ये है क्वेश्चन नंबर 8। डिटरमाइन द करंट इन ईच मैश एंड 25 ओम रजिस्टर यूजिंग मैश एनालिसिस। बेसिकली वही है, एक मैश का लिए, दूसरा मैश का लिए, तीसरा मैश का लिए, 3 इक्वेशन किए, आया, सॉल्व किए, आंसर आ गया। 25 वोल्ट के लिए I2 माइनस I2 किए, 0.81 एम्पियर आंसर आया। 7th हो गया, 8 हो गया, 9th ये रहा, यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस। ये एक डायग्राम था, हर हर ब्रांच में करंट फाइंड करने के लिए पहले ए पे केसीएल लगाया, बी पे केसीएल लगाया, सी पे केसीएल लगाया, 3 इक्वेशन आया, सॉल्व किए, वी वी वन वी ए वी बी वी सी आया, 36 20 16 सॉल्व किए, ईच करंट निकाले। क्वेश्चन में तो एक्चुअली हम लोग को पूछा गया था कितना, क्वेश्चन में कुछ, हाँ क्वेश्चन में भी सारे रेजिस्टेंस निकालने बोले थे, हमने भी सारा रेजिस्टेंस निकाला। I इज इक्वल टू 2, I1 2, I2 8, I3 18, 5 4 6 7 सब निकल गया। क्वेश्चन नंबर 10, 10 हाँ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करंट थ्रू 1 ohm रजिस्टर यूजिंग नोड वोल्टेज मेथड। तो यही है नोड वोल्टेज मेथड। पहले तो लूप 1 में केसीएल 1 पॉइंट पे लगाए, फिर केसीएल सेकंड पॉइंट पे लगाए, 2 इक्वेशन आया, सॉल्व किए, आंसर आया। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई डाउट हो तो पूछने के लिए। तो तब तक के लिए बाय।